आमची केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जे वुमेन्स अँड चाइल्ड प्रॉपर्टीचे मंत्री असतात, त्यांचा परिचय संक्षिप्तपणे इतले केले की ती खूप वर्ष राजकारणात असतात, त्याचबरोबर झारखंडची ती पहिली आमदार आशिल्ली आणि अनेक पोर्टफोलिओ वेगवेगळे मायनिंग असतात किंवा सगळे पोर्टफोलिओ सांभाळत तिने आपले एक वेगळे असे राजकीय हातून स्थान निर्माण केल्लें आसा आणि आज ती गोंयान आयिल्ले कडेन आमकां मुख्यतः गोंयकारांक आमच्या पयर जाल्ले जे बजेट आसा त्या बजेटाचेर आमकां सगळ्यांक गोंयाक संबोधन जातलें। त्या वेळाचेर हांव तुका रिक्वेस्ट करता, मागता तेजे गोंयान स्वागतय करता आणि अन्नपूर्णा देवीजी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार परिषद में आप लक्षित। नमस्कार। और आज के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी गोवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नाइक जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक जी, राज्यसभा सांसद सदानंद जी और पूर्व सांसद नरेंद्र भाई। आज इस पत्रकार वार्ता में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी केंद्रीय बजट 2026-27 का देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और ये एक ऐसा बजट है, महिला सशक्तिकरण, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं। इसका सीधा उदाहरण ये हम सबको देखने को मिलता है कि 9वीं बार पूर्ण बजट महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है और ये बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला ये बजट है। इस बजट के माध्यम से अगर हम देखें तो 2047 तक, यानी कि ये मध्यकाल का ये बजट है, यानी 26 से लेके 2047, इन 25 वर्षों में कैसे भारत के विकास के लिए क्या रोड मैप है, और ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, भविष्योन्मुखी बजट है। इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक ये जो निर्णय लिया है, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ये बजट एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस भी इसे हम कह सकते हैं। सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए हैं, अभी हाल के दिनों में जीएसटी रिफॉर्म्स को भी हम सब ने देखा, यानी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और इसके साथ साथ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, अब भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है और ये बजट बहुत ही महत्वाकांक्षी है और देश के लोगों के लिए उनकी अपेक्षाओं, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला ये बजट है। और इसके माध्यम से हम देखें तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी पर ये बजट जोर देता है। इस बजट के माध्यम से हाई कैपेक्स ग्रोथ का भी इसमें संतुलन रखा गया है और साथ ही साथ ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में सशक्त करने वाला बजट है। बजट के माध्यम से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाला ये बजट, और इसके माध्यम से हम देखें तो चाहे वो सनराइज सेक्टर को इसमें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, बायोफार्मा की बात हम करें तो बायोफार्मा के क्षेत्र में भी इस बजट के माध्यम से बहुत गति मिल रही है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसमें भी काफी फोकस किया गया है और आज हम जानते हैं कि भारत उभरता हुआ देश है, यानी कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा हम हमारे युवाओं को अवसर दें। सबसे युवा देश भारत है और युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि कैसे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एआई हो, सेमीकंडक्टर हो,
हर एक मामले में, हर एक क्षेत्र में उन्हें कैसे और ज्यादा अवसर दिया जा सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से भी इस बजट में काफी प्रभाव डालेगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि जो रेयर अर्थ है हमारे देश का, उसे और हम कैसे सशक्त मजबूत करें और उसके लिए हम कैसे आगे और काम कर सकते हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हम देखें तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने वाला, कैसे उसको और मजबूती देने वाला, ताकि टेक्सटाइल के साथ साथ उसमें रोजगार के भी अपार संभावनाएं हैं। उसे और बेहतर करने के लिए युवाओं को कैसे स्किल के साथ जोड़कर उसे कैसे रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जा सके, और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये बजट है। उसके साथ एमएसएमई की अगर हम बात करें, एमएसएमई चैंपियंस के रूप में बजट में को हम देख सकते हैं कि एमएसएमई के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किए हैं। इसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार की भी अपार संभावनाएं होती है। तो इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार की चर्चा की गई है। देश भर में वाटरवेज का विकास कैसे हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की स्थापना की बात भी माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है, और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को भी बढ़ावा देने की चर्चा इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसके साथ इस बजट को देखें तो युवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि युवा देश होने के नाते युवाओं को उनको कैसे जो संभावनाएं हैं कैसे और विशेष ज्यादा उनको दिया जा सके, उस दृष्टि से भी देखते हैं तो ये बजट युवा शक्ति बजट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे युवा जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस बजट में भी युवाओं की अहम भूमिका रही है। हमारे युवा क्या सोचते हैं 2047 के लिए, कैसे वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी मंशा, उनकी अपेक्षा और उनके द्वारा जो सोची गई चीजें हैं उसको नीति में समाहित किया गया है। तो ये युवा शक्ति बजट है, और युवाओं के सपने को संकल्प करने के लिए ये बजट गति देगा। विभिन्न क्षेत्रों में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को भी ये बजट समर्थन करता है। मेडिकल हब्स और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को भी बढ़ावा देता है इस बजट के माध्यम से। ऑरेंज इकोनॉमी को भी काफी प्रोत्साहित करता है, यानी अब हमारे जो बच्चे ऑडियो विजुअल गेमिंग को भी वो अपना जो उनके अंदर स्किल है उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए अपार संभावनाएं अब इस ऑरेंज इकोनॉमी के क्षेत्र में आ रहा है, ताकि युवाओं के अंदर का जो स्किल्स है उसको आगे बढ़ाया जा सके, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जा सके। उसके साथ पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, और पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो इसमें सभी राज्य में और खास करके गोवा में भी इसमें विशेष रूप से काफी फायदा भी इसमें मिलेगा। खेलो इंडिया मिशन से नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा, और भारत सरकार एक लक्ष्य के साथ ताकि देश में जो प्रतिभा है वो आगे बढ़ सके और खेलो इंडिया मिशन के तहत वो बेहतर कार्य कर सके। हम देखें तो भारत को एक डेटा सेंटर हब बनाने के लिए भी टैक्स में बड़ी छूट दी जा रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आए, उनका डेटा सेंटर यहाँ पे बने और उसमें किसी तरह की कोई टैक्स नहीं होगी, तो ये एक बड़ा छूट है। रोजगार सृजन को इससे बहुत ही बड़ा बूस्ट भी मिलेगा, और इस तरह से लोग आएंगे भी। उसके साथ महिला सशक्तिकरण के भी क्षेत्र में देखें तो महिला आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रीढ़ के रूप में काम कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला के नेतृत्व में विकास का सदैव समर्थन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 10
करोड़ से ज्यादा हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, तो कैसे सी मार्ट के माध्यम से लोकल फॉर ग्लोबल एक जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उनके लिए एक बड़ा मार्केट उनको देने की इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक बेहतर अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्टेम के क्षेत्र में जो अब आज भारत में जब बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान की शुरुआत की, उसके बाद से लगातार बेटियों को एक अच्छा अवसर मिल रहा है। अब स्टेम के क्षेत्र में देखें तो बेटियां काफी आगे हैं और इस बजट में भी ये प्रावधान किया गया है कि उनके लिए प्रत्येक जिले में एक एक हॉस्टल, डेडिकेटेड एक हॉस्टल बनाया जाए ताकि हमारी बेटियां उनको एक अच्छा अवसर मिल सके, वो बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी तरह कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का बहुत ही अच्छा इस बजट के माध्यम से प्रावधान किया गया है। कृषि हो, डेयरी, फिशरीज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसके साथ साथ नारियल, काजू, कोको और चंदन उत्पादक किसानों के लिए भी विशेष फोकस किया गया है। भारत विस्तार एआई के माध्यम से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिल सके और नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे किसान खेती कर सके और उसका बेहतर मार्केट, बेहतर उपयोग वो कर सके, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह से फिशरीज और पशुपालन को भी बढ़ाने के लिए काफी प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है ताकि किसानों को बेहतर अवसर मिल सके, गांव में रोजगार और स्वरोजगार के नए नए अवसर मिल सके। इसका भी प्रावधान कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चूंकि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए की ओर भारत अग्रसर है, तो उसके लिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बजट बिल्कुल जैसा हमने पहले ही कहा कि फ्यूचरिस्टिक बजट है और इस बजट के माध्यम से जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको गति मिलेगी। युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा, महिलाओं को बेहतर अवसर मिलेगा, हमारे किसान के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ ही साथ देखें तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना, काजू, कोको जैसे क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी गोवा में आज हम सभी बैठे हैं तो उसमें भी काफी फायदा राज्य को मिलेंगे, देश के साथ साथ राज्य को भी मिलेंगे और गोवा जैसे प्रदेश को भी ताकि जो गोवा का सबसे ज्यादा गोवा की अगर हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी गोवा को काफी इससे फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ बेहतर ढंग से जैसे सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री की बात की गई है, उसमें उसके साथ साथ वैल्यू कैप फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू के लिए भी इसमें काफी सुधार किए गए हैं। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र को देखें तो माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरे देश के लिए इस बार का जो 2026-27 का बजट का प्रावधान किया है, इस बजट के माध्यम से 2047 के विकसित भारत की ओर भारत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए सभी वर्ग को चाहे वो महिला, किसान, गरीब और युवा, हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके साथ चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एमएसएमई, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ताकि देश आगे बढ़े और हर किसी को इसका लाभ मिल सके, इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैं इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और उसके साथ साथ माननीय वित्त मंत्री जी जिन्होंने 9वीं बार बजट, संपूर्ण बजट पेश किया है और इस बजट ये एक समावेशी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है और इस बजट के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा। देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश निरंतर प्रगति करेगा। देना है क्या कुछ? There's a question, madam. Did you meet the chief minister
बिल्कुल, आज एक कार्यक्रम में मिलना हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और इसके अलावे भी उनसे बात होती है। और लगातार जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री एक युवा मुख्यमंत्री हैं और उनकी सोच निरंतर गोवा को और आगे बढ़ाने का, यहाँ जो चाहे महिलाएं हैं, जो हमारे टारगेट जो ग्रुप है, यानी बच्चे हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, और आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं, बच्चों को अच्छा पोषण के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये उनका लक्ष्य है। और भारत सरकार लगातार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी हमारा निरंतर उनसे बात होती है, और गोवा के हित के लिए हमने चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी हों, उनके लिए उनको लाभ पहुंचाना हो, या फिर बच्चों को जो सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पोषण 2.2 के माध्यम से बच्चों को लाभ देना हो, तो निरंतर इस पर काम हो रही है। और जहां कहीं भी उन्हें कोई दिक्कतें होती है तो निश्चित रूप से भारत सरकार हमेशा हैंड होल्ड करती है। और हमारा बहुत कुछ चीजें जो नए इनिशिएटिव्स हैं कि जो पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम लाभार्थी तक पहुंचते हैं, उसमें कुछ नई चीजें जो ईज ऑफ लिविंग के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि कैसे हम ईज ऑफ लिविंग को और मजबूत करेंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो इसके लिए हमने पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे लाभार्थी यानी प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर, जो छोटे बच्चे हैं, वो जा नहीं पाते थी सेंटर पे, तो वैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए नॉमिनी मॉड्यूल हमने इसमें पोषण ट्रैकर में हमने शुरू किया है कि वो किसी को भी, जब प्रेग्नेंट लेडी वो जा नहीं पाती हैं सेंटर में, तो वो या तो अपने किसी भी नॉमिनी को वो नॉमिनेट कर सकती हैं ताकि वो पोषण का पैकेट वो लेके उनको आए, उनको सुविधा मिल सके। और इसके साथ जो हमारे माइग्रेंट हैं, बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, प्रदेशों में जाते हैं, तो उनको आंगनवाड़ी का जो लाभ लेने वाली महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं, जब दूसरे राज्य में जाते हैं तब उन्हें पहले दिक्कत होती थी। तो अब हमने कोड जारी किया है और उसके माध्यम से किसी भी प्रदेश में वो जाएंगे तो माइग्रेंट जो हमारे लोग होंगे उनको भी आंगनवाड़ी का पूरा लाभ, चाहे बच्चे हों, प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको पूरा लाभ मिलेगा। तो कुछ चीजें हमने बदलाव किए हैं। Could you tell us how the central government has been, especially when you talk about child labor and all? क्या जी के बोले, नहीं सुन पाए। Could you tell us how has the central government चाइल्ड लेबर के बारे में क्या क्या? So कितना strict the central government is, especially laws नहीं, देखिए, भारत सरकार लॉ बनाती है, जो भी कानून हमारे हैं उस कानून का पालन समय समय पर हम राज्य के माध्यम से हम कराते हैं। और कहीं भी राज्य को अगर दिक्कत होती है तो हैंड होल्ड भी हम कराते हैं। उसके लिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB है बच्चों के लिए, तो निश्चित तौर पे चाहे CWC मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, DCPUs होते हैं, तो उनके माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी करते हैं, और जहां कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस होता है तो वो फिर आगे कार्रवाई भी करते हैं।